जब तक विरजन ससुराल न आई थी तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधिनी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी, परंतु उनका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ था। कभी उसे यह ध्यान ही न आता था कि यह घर मेरा नहीं है और मुझे बहुत शीघ्र यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल में आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी तो शने शने चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म और क्या उसके निर्वाह की रीति है। अगली बातें स्वप्नत्व जान पड़ने लगी। हाँ, जिस समय स्मरण हो आता कि अपराध मुझसे ऐसा हुआ है जिसकी कालिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती और अपने को धिक्कारती। उसे आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती। तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसके सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रतापचंद की क्षुद्र हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को अभी भूला नहीं है, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त मलिन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी वह पल भर में जलकण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्त बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को भी क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार विरजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से विरजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ सा रहने लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक से मैं क्यों अपना प्राण धुलाऊं। जैसे राम तुलसी से, वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझसे घृणा है, यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे भी उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रतिक्षण उन्हीं की बातें क्यों सोचती हूँ और संकल्प करती कि अब उनका ध्यान भी मन में न आने दूंगी। पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं की ओर जा पहुंचता और वे ही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उलाहना देती। जितने रुपए जमा कर रखे थे वे सब दे दिए कि अपने लिए सोने की घड़ी और चैन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूं ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगे कि ऐसी स्नेही स्त्री हमको ना मिली। तुम्हें वह बिन मांगे ही रुपए दे देती है और यहाँ स्त्रियों को खींचतान से नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी ना हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहें, कभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे। यह सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था और वृजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका विरजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वह दिन दिन दुबली और पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता कि तुम दुबली क्यों होती जाती हो। उसे प्रसन्न करने के जो जो उपाय हो सकते करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता था। वृजरानी हंसकर कह दिया करती कि तुम कुछ चिंता ना करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यह कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा झलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूला न समाता, परंतु लकड़ी के ऊपर रंग और रोगन लगाने से वह कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ उसका कलेजा खाए जाता है। यह विचार कि प्रताप चंद मुझे भूल गए और मैं उनकी दृष्टि में गिर गई, शूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता था।
उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना तक कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाएं होने लगी। उधर प्रताप चंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा था। व्यायाम का तो उसे व्यसन था ही, वहाँ इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल जिम्नास्टिक करता, सायंकाल क्रिकेट और फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होने पर ही आँख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा और 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम हो गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों से उसका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाने यहाँ आए थे। उन्हें अपनी विजय में तनिक भी संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश न थे। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आध घंटे भी जम गया तो रनों के ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर उधर का वारा न्यारा है। प्रताप को कभी इतना बड़ा मैच खेलने का संयोग न मिला था। कलेजा धड़क रहा था कि न जाने क्या हो। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों के खेलने की बारी आई। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए। अब प्रयाग वालों की बारी आई, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया कि हम ना जीत सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया और तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया और कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया और पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए, पर जम न सका। 5वें साहब कॉलेज में एक थे, पर यहाँ उनकी भी एक न चली। थापी रखते ही रखते चल दिए। अब प्रताप चंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करतल ध्वनि की, पर प्रयाग वालों की दशा अकथनीय थी। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि प्रताप चंद्र की ओर लगी हुई थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने खाली दिया। प्रयाग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वह भी खाली गया। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल घर की ओर चले। तीसरा गेंद आया, एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद गर्म हवा की भांति गगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से 100 गज आगे गिरा। लोगों ने तालियां बजाई। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए। निराशों को आशा बंधी। चौथा गेंद आया और पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौके। 5वां गेंद आया और कट पर गया। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले। नए बॉलर पूरे अधिक थे, घातक गेंद फेंकते थे, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप ने आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री सी हो गई। गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का और कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गईं। प्रयाग वाले उछलते थे और तालियां बजाते थे। टोपियां वायु में उछल रही थी। किसी ने रुपए लुटा दिए और किसी ने अपनी सोने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कूटते, झल्लाते, कभी क्षेत्र का कम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते, पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके, बम गोले और हवाइयां छोड़ता रहा और फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 तक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे। हृदय ऐसे भर्रा गया कि एक गेंद भी सीधा न आता था। यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए और अब उसने अंपायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्त्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और उसे बारी बारी से गोद में उठाने लगे।
चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छड़ियां, टोपियां और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो वे भी उमंग में उछल रहे थे। ठीक उसी समय तारघर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद्र किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा और चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यारों, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया, इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे बात करने का कहाँ अवकाश। उस समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता कि क्यों ना चलते समय उससे मिल लिया, न जाने अब भेंट हो कि ना हो। ईश्वर ना करे कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं भी मुंह में कालिक पोत कहीं मरा रहूंगा। यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामाचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई हुई थी और कलेजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे और कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्यत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामाचरण ने भी गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से चले आ रहे हो? प्रताप, जी हाँ। आज माताजी का तार पहुंचा कि विरजन की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी वही दशा है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 मास से दिनों दिन उसका शरीर क्षीण होता जाता है। औषधियों का कुछ भी असर नहीं होता। देखें ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते थे क्षय रोग है, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य बतलाते हैं। विरजन को जब से सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसके हृदय में आशा और भय की घुड़दौड़ मची हुई थी। कभी सोचती कि घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ, हो ना हो मेरी बीमारी का समाचार पा घबरा कर चले आए हों, परंतु नहीं, उन्हें मेरी ऐसी क्या चिंता पड़ी है। सोचा होगा कहीं मर ना जाए, चलूं सांसारिक व्यवहार पूरा करता आऊं। उन्हें मेरे मरने जीने का क्या सोच। आज मैं भी महाशय से जी खोल कर बातें करूंगी, पर नहीं, बातों की आवश्यकता ही क्या है। उन्होंने चुप साधी है तो मैं क्या बोलूं। बस इतना कह दूंगी कि बहुत अच्छी हूँ और आपके कुशल की कामना रखती हूँ। फिर मुख ना खोलूंगी। और मैं यह मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हूँ? जो अपना सहवेदी ना हो उसके आगे यह वेश बनाए रखने से लाभ? वह अतिथि की भांति आए हैं, मैं भी पाहुने की भांति उनसे मिलूंगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है। जिस मनुष्य की अकृपा ने विरजन की यह गति बना दी थी, उसी को जलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय सोच रही है। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी पंखा झल रही थी। औषधियों की शीशियां इधर उधर पड़ी हुई थी और विरजन चारपाई पर पड़ी हुई ये ही सब बातें सोच रही थी कि प्रताप घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। विरजन झपट कर उठी और चारपाई से उतरना चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चारपाई पर लेटा दिया। हाँ, यह वही विरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप एवं लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का वास था, जिसका भाषण, श्यामा का गाना और हंसना मन का लुभाना था। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली विरजन आज केवल अस्थि चर्मावशेष है, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, विरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनोभाव के परखने की कसौटी हैं। विरजन ने आंख उठाकर देखा और उन अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है और शत्रु को अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान भी नहीं रहता, उसी प्रकार विरजन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई जो अभी पड़ी पड़ी सोच रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चारपाई से उठकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ था और विरजन,
जिसने अपने को सुखाकर इस दशा तक पहुंचाया था, रो रो कर उससे कह रही थी, लल्लू चुप हो जाओ, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा ना होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने विरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया था। आज आंसू की कुछ बूंदों ने उसके हृदय के उस संताप, उस जलन और उस अग्नि को शांत कर दिया जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रोग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि तथा उपाय से अच्छा न कर सकते थे, उसे अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत की बूंदें थी? प्रताप ने धीरज धरकर पूछा, विरजन तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? विरजन हंसकर, यह गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। प्रताप, माताजी का तार ना पहुंचता तो मुझे सूचना भी ना होती। विरजन, आवश्यकता ही क्या थी? जिसे भुलाने के लिए तो तुम प्रयाग चले गए, उसके मरने जीने की तुम्हें क्या चिंता? प्रताप, बातें बना रही हो, पराये को क्यों पत्र लिखती? विरजन, किसे आशा थी कि तुम इतनी दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे? जो द्वार से आकर फिर जाए और मुख देखने से घृणा करे, उसे पत्र भेजकर क्या करती? प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ मेरा चित्त ही जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र ना भेजा था। मैंने समझा अब सुध भूल गई। विरजन, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच ना समझती होती तो कह देती कि ये सब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला जो समझो। अब यह बताओ कि कैसा जी है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा मुख फीका पड़ गया है। विरजन, अब अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई। प्रताप संकेत समझ गया। हाँ, शोक, मेरी तनिक सी चूक ने यह प्रलय कर दिया। देर तक उसे समझाता रहा और प्रातःकाल जब वह अपने घर चला तो विरजन का बदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया कि लल्लू मुझे भूले नहीं हैं और मेरी सुध और प्रतिष्ठा उनके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो कोई मास से खटक रहा था, जिसने उसकी यह गति कर रखी थी। 1 सप्ताह में उसका मुखड़ा स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमार ही ना थी। रोगी जब तक बीमार रहता है उसे सुध नहीं रहती कि कौन मेरी औषधि करता है, कौन मुझे देखने के लिए आता है। वह अपने ही कष्ट में इतना ग्रस्त रहता है कि किसी दूसरे की बात का ध्यान ही उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता। पर जब वह आरोग्य हो जाता है तब उसे अपनी शुश्रूषा करने वालों का ध्यान और उनके उद्योग तथा परिश्रम का अनुमान होने लगता है और उसके हृदय में उनका प्रेम तथा आदर बढ़ जाता है। ठीक यही दशा वृजरानी की थी। जब तक वह स्वयं अपने कष्ट में मग्न थी, कमलाचरण की व्याकुलता और कष्टों का अनुभव न कर सकती थी। निसंदेह वह उसकी खातिरदारी में कोई अंश शेष न रखती थी, परंतु यह व्यवहार पालन के विचार से होती थी, न कि सच्चे प्रेम से। परंतु जब उसके हृदय से वह व्यथा मिट गई तो उसे कमलाचरण का परिश्रम और उद्योग स्मरण हुआ और यह चिंता हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दूं। मेरा धर्म था सेवा सत्कार से उन्हें सुख देती, पर सुख देना कैसा उल्टे उनके प्राण ही की ग्राहक हुई हूँ। वे तो ऐसे सच्चे दिल से मेरा प्रेम करें और मैं अपना कर्तव्य ही ना पालन कर सकूं। ईश्वर को क्या मुँह दिखाऊंगी। सच्चे प्रेम का कमल बहुधा कृपा के प्रभाव से खिल जाया करता है। जहाँ रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता तथा स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का बीज बोने में अकृत्य कार्य रहते हैं, वहाँ प्रायः उपकार का जादू चल जाता है। कोई हृदय ऐसा वज्र और कठोर नहीं हो सकता जो सत्य सेवा से द्रवीभूत न हो जाए। कमला और वृजरानी में दिनों दिन प्रीति बढ़ने लगी। एक प्रेम का दास था, दूसरी कर्तव्य की दासी। संभव न था कि वृजरानी के मुख से कोई बात निकलती और कमलाचरण उसको पूरा न करे। अब उसकी तत्परता और योग्यता उन्हीं प्रयत्नों में व्यय होती थी। पढ़ना केवल माता पिता को धोखा देना था। वह सदा रुख देखा करता और इस आशा पर कि यह काम उसकी प्रसन्नता का कारण होगा, सब कुछ करने पर कटिबद्ध रहता। एक दिन उसने माधवी को फुलवाड़ी से फूल चुनते देखा। एक छोटा सा उद्यान घर के पीछे था, पर कुटुंब के किसी व्यक्ति को उससे प्रेम न था। अतएव 12 मास
उस पर उदासी छाई रहती थी। ब्रिजरानी को फूलों से हार्दिक प्रेम था। फुलवाड़ी की यह दुर्गति देखी तो माधवी से कहा कि कभी कभी इसमें पानी दे दिया कर। धीरे धीरे वाटिका की दशा कुछ सुधर चली और पौधों में फूल लगने लगे। कमलाचरण के लिए इशारा बहुत था। तन मन से वाटिका को सुसज्जित करने पर उतारू हो गया। 2 चतुर माली नौकर रख लिए। विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और पौधे लगाए जाने लगे। भांति भांति की घासें और पत्तियां गमलों में सजाई जाने लगी। क्यारियां ठीक की जाने लगी। ठोर ठोर पर लताएं चढ़ाई गई। कमलाचरण सारे दिन हाथ में पुस्तक लिए फुलवाड़ी में टहलता रहता था और मालियों को वाटिका की सजावट और बनावट की ताकीद दिया करता था, केवल इसलिए कि विरजन प्रसन्न होगी। ऐसे स्नेह भक्त का जादू किस पर न चल जाएगा। एक दिन कमला ने कहा, आओ तुम्हें वाटिका की सैर कराऊं। ब्रिजरानी उसके साथ चली। चांद निकल आया था। उसके उज्जवल प्रकाश में पुष्प और पत्ते परम शोभायमान थे। मंद मंद वायु चल रही थी। मोतिये और बेले की सुगंधित मस्तिष्क को सुरभित कर रही थी। ऐसे समय में विरजन एक रेशमी साड़ी पहने रविशों में टहलती दिख पड़ी। उसके बदन का विकास फूलों को लज्जित करता था। जान पड़ता था कि फूलों की देवी है। कमलाचरण बोला, आज परिश्रम सफल हो गया। जैसे कुमकुम में गुलाब भरा होता है, उसी प्रकार ब्रिजरानी के नयनों में प्रेम रस भरा हुआ था। वह मुस्कुराई परंतु कुछ न बोली। कमला, मुझ जैसा भाग्यवान पुरुष संसार में न होगा। विरजन, क्या मुझसे भी अधिक? कमला मतवाला हो रहा था। विरजन को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिनों तक प्रतिदिन का यही नियम रहा। इसी बीच में मनोरंजन की कई सामग्री उपस्थित हो गई। राधाचरण ने चित्रों का एक सुंदर एल्बम विरजन के पास भेजा। इसमें कई चित्र चंद्रा के भी थे। कहीं वह बैठी श्यामा को पढ़ा रही है, कहीं बैठी पत्र लिख रही है। उसका एक चित्र पुरुष भेष में था। राधाचरण फोटोग्राफी की कला में कुशल थे। विरजन को यह एल्बम बहुत भाया। फिर क्या था, कमलाचरण को धुन लगी कि मैं भी चित्र खींचने का अभ्यास करूं और विरजन का चित्र खींचूं। भाई के पास पत्र लिख भेजा कि कैमरा और अन्य आवश्यक सामान मेरे पास भेज दीजिए और अभ्यास का आरंभ कर दिया। घर से चलते कि स्कूल जा रहा हूँ, पर बीच ही में एक पारसी फोटोग्राफर की दुकान पर आ बैठते। 3-4 मास के परिश्रम और उद्योग से इस कला में प्रवीण हो गए, पर अभी घर में किसी को यह बात मालूम न थी। कई बार विरजन ने पूछा भी, आजकल दिन भर कहाँ रहते हो? छुट्टी के दिन भी नहीं दिखते। पर कमलाचरण ने हू हा करके टाल दिया। एक दिन कमलाचरण कहीं बाहर गए हुए थे। विरजन के जी में आया कि लाओ प्रताप चंद्र को एक पत्र लिख डालूं। पर बक्स खोला तो चिट्ठी का कागज ना था। माधवी से कहा कि जाकर अपने भैया के डेस्क में से कागज निकाल ला। माधवी दौड़ी हुई गई तो उसे डेस्क पर चित्रों का एल्बम खुला हुआ मिला। उसने एल्बम उठा लिया और भीतर लाकर विरजन से कहा, बहन देखो, यह चित्र मिला। विरजन ने उसे चाव से हाथ में ले लिया और पहला ही पन्ना पलटा था कि अचंभा सा हो गया। वह उसी का चित्र था। वह अपने पलंग पर चादर ओढ़े निद्रा में पड़ी हुई थी। बाल ललाट पर बिखरे हुए थे। अधरों पर एक मोहिनी मुस्कान की झलक थी, मानो कोई मन भावक स्वप्न देख रही हो। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, प्रेम स्वप्न। विरजन चकित थी। मेरा चित्र उन्होंने कैसे खिंचवाया और किससे खिंचवाया? क्या किसी फोटोग्राफर को भीतर लाए होंगे? नहीं, ऐसा वे क्यों करेंगे? क्या आश्चर्य है, स्वयं ही खींच लिया हो। इधर महीनों से बहुत परिश्रम भी तो करते हैं। यदि स्वयं ऐसा चित्र खींचा है तो वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य किया है। दूसरा पन्ना उल्टा तो उसमें भी अपना ही चित्र पाया। वह एक साड़ी पहने आधे सिर तक आंचल डाले वाटिका में भ्रमण कर रही थी। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, वाटिका भ्रमण। तीसरा पन्ना उल्टा, वहाँ भी अपना ही चित्र था। वह वाटिका में पृथ्वी पर बैठी हार गूंद रही थी। यह चित्र तीनों में सबसे सुंदर था, क्योंकि चित्रकार ने इसमें बड़ी कुशलता से प्राकृतिक रंग भरे थे। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, अलबेली मालिन। अब विरजन को ध्यान आया कि एक दिन जब मैं हार गूंद रही थी तो कमलाचरण नील के कांटे की झाड़ी से मुस्कुराते हुए निकले थे। अवश्य उसी दिन यह चित्र खींचा होगा। चौथा पन्ना उल्टा तो एक परम मनोहर और सुहावना दृश्य दिखाई दिया। निर्मल जल से लहराता हुआ एक सरोवर था और उसमें दोनों तीरों पर
जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी गुलाब की छटा दिखाई देती थी। उनके कोमल पुष्प वायु के झोंकों से लचके जाते थे। ऐसा ज्ञात होता था मानो प्रकृति ने हरे आकाश में लाल तारे टाँक दिए हैं। किसी अंग्रेजी चित्र का अनुकरण प्रतीत होता था। एल्बम के और पन्ने अभी कोरे थे। विरजन ने अपने चित्रों को फिर देखा और उस स्वाभिमान आनंद से जो प्रत्येक रमणी को अपनी सुंदरता पर होता है, एल्बम को छिपाकर रख दिया। संध्या को कमलाचरण ने आकर देखा तो एल्बम का पता नहीं, हाथों से तोते उड़ गए। चित्र उसके कई मास के कठिन परिश्रम के फल थे और उसे आशा थी कि यही एल्बम उपहार देकर विरजन के हृदय में और भी घर कर लूँगा। बहुत व्याकुल हुआ। भीतर जाकर विरजन से पूछा तो उसने साफ इनकार किया। बेचारा घबराया हुआ अपने मित्रों के घर गया कि उनमें से कोई उठा ले गया हो, परंतु वहाँ भी फप्तियों के अतिरिक्त और कुछ हाथ ना लगा। निदान जब महाशय पूरे निराश हो गए तो शाम को विरजन ने एल्बम का पता बतलाया। इसी प्रकार दिवस सानंद व्यतीत हो रहे थे। दोनों यही चाहते थे कि प्रेम क्षेत्र में आगे निकल जाऊं, पर दोनों के प्रेम में अंतर था। कमलाचरण प्रेमोन्माद में अपने को भूल गया, पर इसके विरुद्ध विरजन का प्रेम कर्तव्य की नींव पर स्थित था। हाँ, यह आनंदमय कर्तव्य था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह उनके जीवन के 3 शुभ वर्ष थे। चौथे वर्ष का आरंभ आपत्तियों का आरंभ था। कितने ही प्राणियों को संसार की सुख सामग्रियां इस परिणाम से मिली हैं कि उनके लिए दिन सदा होली और रात्रि सदा दिवाली रहती है, पर कितने ही ऐसे हतभाग्य जीव हैं जिनके आनंद के दिन एक बार बिजली की भांति चमकदार सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं। ब्रजरानी उन्हीं अभागों में थी। बसंत की ऋतु थी, वायु चल रही थी। सर्दी ऐसे कड़ाके की पड़ती थी कि कुओं का पानी जम जाता था। उस समय नगरों में प्लेग का प्रकोप हुआ। सहस्त्रों मनुष्य उसकी भेंट होने लगे। एक दिन बहुत कड़ा ज्वर आया। एक गिल्टी निकली और बीमार चल बसा। गिल्टी का निकाला मानो मृत्यु का संदेश था। क्या वैद्य, क्या डॉक्टर, किसी की कुछ न चलती थी। सैकड़ों घरों के दीपक बुझ गए। सहस्त्रों बालक अनाथ और सहस्त्रों स्त्रियां विधवा हो गई। जिसको जिधर गली मिली भाग निकला। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कोई किसी का सहायक और हितैषी न था। माता पिता बच्चों को छोड़कर भागे। स्त्रियों ने पुरुषों के संबंध परित्याग किया। गलियों में, सड़कों पर, घरों में जिधर देखिए मृतकों के ढेर लगे हुए थे। दुकानें बंद हो गई। द्वारों पर ताले बंद हो गए। चतुर्दिक धूल उड़ती थी। कठिनता से कोई जीवधारी चलता फिरता दिखाई देता था और यदि कोई कार्यवश घर से निकल पड़ता तो ऐसी शीघ्रता से पांव उठता मानो मृत्यु का देव उसका पीछा करता आ रहा है। सारी बस्ती उजड़ गई। यदि आबाद थे तो कब्रिस्तान और शमशान। चारों ओर डाकुओं की बनाई। दिन दोपहर ताले टूटते थे और सूर्य के प्रकाश में सेंधें पड़ती थी। उस दारुण दुख का वर्णन नहीं हो सकता। बाबू श्यामाचरण परम दृढ़चित्त मनुष्य थे। गृह के चारों ओर मोहल्ले के मोहल्ले शून्य हो गए, पर वे अभी तक अपने घर में निर्भय जमे हुए थे। लेकिन जब उनका साहस मर गया तो सारे घर में खलबली मच गई। गांव में जाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी जी ने उस जिले के कुछ गांव मोल ले लिए थे और मंझगांव नामी ग्राम में एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया था। उनकी इच्छा थी कि पेंशन पाने पर यहीं रहूंगा। काशी छोड़कर आगरे में कौन मरने जाए। विरजन ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। ग्राम में जीवन के मनोहर दृश्य उसके नेत्रों में फिर रहे थे। हरे भरे वृक्ष और लहलहाते हुए खेत, हरिणों की क्रीड़ा और पक्षियों का कलरव, यह छटा देखने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। कमलाचरण भी शिकार खेलने के लिए अस्त्र शस्त्र ठीक करने लगा, पर अचानक मुंशी जी ने उसे बुलाकर कहा कि तुम प्रयाग जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रतापचंद वहाँ तुम्हारी सहायता करेगा। गांवों में व्यर्थ समय बिताने से क्या लाभ। इतना सुनना था कि कमलाचरण की नानी मर गई। प्रयाग जाने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक मुंशी जी उसे समझाते रहे, पर वह जाने के लिए राजी न हुआ। निदान उनके इन अंतिम शब्दों ने यह निपटारा कर दिया। तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। मेरी मूर्खता है कि उससे लड़ता हूँ। ब्रजरानी ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। ब्रजरानी यद्यपि समझती थी कि कमला का ध्यान पढ़ने में नहीं लगता, पर जब तक यह अरुचि उसे बुरी न लगती थी, बल्कि कभी कभी उसका जी चाहता कि आज कमला का स्कूल न जाना अच्छा था।
उसकी प्रेममय वाणी उसके कानों को बहुत प्यारी मालूम होती थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि कमला ने प्रयाग जाना अस्वीकार किया है और लाला जी बहुत समझा रहे हैं, तो उसे और भी दुख हुआ, क्योंकि उसे कुछ दिनों अकेले रहना सह्य था, पर कमला पिता का आज्ञोल्लंघन करे यह सह्य न था। माधवी को भेजा कि अपने भैया को बुला ला, पर कमला ने जगह से हिलने की शपथ खा ली थी। सोचता था कि भीतर जाऊंगा तो वह अवश्य प्रयाग जाने के लिए कहेगी। वह क्या जाने कि यहाँ हृदय पर क्या बीत रही है। बातें तो ऐसी मीठी मीठी करती है, पर जब कभी प्रेम परीक्षा का समय आ जाता है तो कर्तव्य और नीति की ओर में मुख छिपाने लगती है। सत्य है कि स्त्रियों में प्रेम की गंध ही नहीं होती। जब बहुत देर हो गई और कमला कमरे से न निकला, तब वृजरानी स्वयं आई और बोली, क्या आज घर में आने की शपथ खा ली है? राह देखते देखते आंखें पथरा गई। कमला, भीतर जाते भय लगता है। विरजन, अच्छा चलो मैं संग संग चलती हूँ, अब तो नहीं डरोगे? कमला, मुझे प्रयाग जाने की आज्ञा मिली है। विरजन, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। यह कहकर विरजन ने कमला चरण की ओर आंखें उठाई। उनमें अंगूर के दाने लगे हुए थे। कमला हार गया। इन मोहिनी आंखों में आंसू देखकर किसका हृदय था कि अपने हठ पर दृढ़ रहता। कमला ने उसे अपने कंठ से लगा लिया और कहा, मैं जानता था कि तुम जीत जाओगी, इसीलिए भीतर न जाता था। रात भर प्रेम वियोग की बातें होती रही। बार बार आंखें परस्पर मिलती, मानो वे फिर कभी न मिलेंगी। किसे मालूम था कि यह अंतिम भेंट है। विरजन को फिर कमला से मिलना नसीब न हुआ।